हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। आज हम पढ़ेंगे एमए हिंदी सेकेंड ईयर का इग्नू का सब्जेक्ट एमएसडी 7। आज हम अध्याय 2 में, जो कि है भारत में भाषा चिंतन, उसका महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इस अध्याय में से परीक्षा की दृष्टि से केवल 2 ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। एक प्रश्न का अध्ययन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। दूसरा है हमारा प्रश्न जो हमसे पूछा जाएगा, भारत में भाषा चिंतन की परंपरा का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। या फिर ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भारत में हुए भाषा विषयक चिंतन के महत्वपूर्ण पक्षों पर प्रकाश डालिए। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। भारतीय भाषा चिंतन अत्यंत प्राचीन है। भाषा और वाणी पर प्रश्नों ने विद्वानों ने जिस सूक्ष्मता से विचार किया है, वह आज भी भारतीय एवं पाश्चात्य भाषिक विश्लेषण के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। भारत का प्राचीनतम साहित्य वैदिक साहित्य है। भाषा के संबंध में चिंतन और अध्ययन के बीज इसी से मिलते हैं। तत्पश्चात भारतीय व्याकरण पाणिनि ने भाषा के अंतर्गत ध्वनि प्रक्रिया, रूप रचना, वाक्य रचना और व्याकरण के स्तर पर भाषा की संरचना को उद्घाटित किया है। भाषा का आरंभ वाक्यों से हुआ है, अतः इसका उल्लेख अष्टाध्यायी में मिलता है। इसमें सबसे पहले आता है भाषा चिंतन में भाषा चिंतन के विभिन्न पक्ष हैं। उसमें पहला पक्ष है हमारा वाक। भाषा शास्त्र में अविकल एवं अमूर्त तत्व वाक है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ उच्चारित अर्थात मौखिक ही रहा है। आरंभ से ही भाषा के लिए वाक शब्द की बड़ी प्रासंगिकता रही है। इसे वाणी भी कहा जाता है। वाक अर्थात मौखिक शब्दों में जो हम बोलते हैं, आपस में किसी से बात करते हैं, इसे वाणी भी कहते हैं। यह भाषा का व्यक्तिगत पक्ष है। वाक व्यक्ति की भाषात्मक अभिक्षमता है। यह सर्वथा मानसिक प्रेरणा से परिपूर्ण होती है। कहा जाता है कि चेतना से शून्य व्यक्ति पशु के समान होता है, अर्थात वाक के बिना भी मनुष्य पशु के समान ही है। अतः वाक और चेतना का संबंध अन्योन्याश्रय रहा है। चेतना के बिना भाषा असंभव है। आधुनिक पाश्चात्य भाषाविदों ने जिस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर भाषा को मानसिक शक्ति के रूप में व्याख्यायित किया है, उसका भारतीय चिंतन धारा में प्राचीन काल से ही विश्लेषण हो चुका है। प्राचीन भाषा चिंतकों ने वाक के 4 रूप माने हैं, जिसमें 3 मानसिक और एक चौथा बैखरी उच्चारित रूप हुआ है। भर्तृहरि ने भाषा के चारों रूपों पर सूक्ष्मता से विचार किया है तथा बैखरी ही भाषा का एकमात्र रूप है ऐसा नहीं है, इसको स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि टोटल 4 रूप हैं, खाली एक बैखरी नहीं है। भाषा के टोटल 4 रूप हैं, अर्थात परा, प्यशंती और मध्यमा भी भाषा के रूप हैं, जो उच्चारित न होते हुए भी मनुष्य द्वारा चिंतन में इस्तेमाल भाषा के रूप हैं, अर्थात ये मनोगत भाषा है। भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहा गया है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा चिंतकों ने वाक्य के टोटल 4 रूप माने हैं। पहला बैखरी, दूसरा परा, पशंती और मध्यमा। ये परा, पशंती और मध्यमा तो ये उच्चारित रूप नहीं है, ये मनोगत भाषा है जो हम मन में सोचते हैं। और जो बैखरी है वो उच्चारित भाषा है, जिसको बोलकर बताया जाता है, एक दूसरे से बात की जाती है। तो एक पक्ष हमने वाक पढ़ लिया। अब हम दूसरा पक्ष पढ़ते हैं, क्रिया। तो क्रिया की संकल्पना क्या है? जिस प्रकार आधुनिक आर्य भाषाओं में जिसे संज्ञा कहते हैं, उसके लिए संस्कृत व्याकरण में नाम शब्द का प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार क्रिया को भी आख्यात कहा गया है। आख्यात पदों में कई अर्थ संश्लिष्ट होते हैं। यास्क ने आख्यात में भाव की प्रधानता मानी है। भाव प्रथमाख्यातम। भाव शब्द का प्रयोग यहाँ सामान्य अर्थ में न होकर क्रिया के लिए पारिभाषिक अर्थ में हुआ है। क्रिया 2 प्रकार की हो सकती है, सिद्ध क्रिया और साध्य क्रिया। क्रिया की सिद्धता और साध्यता की बात भर्तृहरि ने कही है। जिस प्रकार यास्क और भर्तृहरि ने आख्यात में क्रिया की प्रधानता मानी है, उसी प्रकार पतंजलि ने भी क्रिया की मुख्यता को स्वीकार किया है। पतंजलि ने भी कहा है कि क्रिया की मुख्यता है। क्रिया एक महत्वपूर्ण पक्ष है भाषा चिंतन का। तो अभी वाक और क्रिया की संकल्पना समझने के बाद अब हम पढ़ते हैं एक और अन्य महत्वपूर्ण पक्ष, काल।
संस्कृत की तृण क्रियाओं में काल भी द्योतिक होता है। काल अमूर्त होता है, इसलिए उसका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार उसका भेद उपाधि पर आधारित होता है, उसी प्रकार उसका ज्ञान भी अनुमान गम्य होता है। महाभाष्यकार पतंजलि ने सूक्ष्मो ही भावो अनुमितम गम्य कहकर काल को अनुमेय माना है। संस्कृत में मूल रूप से काल के दो भेद माने गए हैं, अद्यतन और अनद्यतन। अद्यतन और अनद्यतन के भी दो भेद हैं, भूतकाल और भविष्यकाल। सूक्ष्मता से देखा जाए तो वर्तमान काल की क्षणिकता सत्ता होती है, अर्थात जो अभी है, बिल्कुल अभी, वो वर्तमान काल है, अगले ही पल वो भूतकाल हो जाता है। तो सूक्ष्मता से देखा जाए तो वर्तमान काल की क्षणिकता सत्ता होती है, जो एक क्षण के बाद भूत में तब्दील हो जाती है। अतः वर्तमान काल सत्ता का निर्देशन वास्तव में नहीं किया जा सकता, केवल प्रयोगों के रूप में वर्तमान काल का प्रयोग होता है। इस प्रकार काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब हम पढ़ते हैं इसका एक और पक्ष, वाक्य प्रकार। भारतवर्ष में न्याय, दर्शन, व्याकरण और साहित्य आदि अनेक क्षेत्रों में वाक्य का स्वरूप प्रकट किया गया है। प्राचीन संस्कृत आचार्यों ने वाक्य के बारे में कहा है, आख्यातम साव्य व्याकर विशेषणम वाक्यम, अर्थात क्रिया, अवयव और कारक पद जहाँ पर एकत्रित हो जाएं उसे वाक्य कहते हैं। वाक्यों में लकार लगाने से उसकी अभिव्यक्ति होती है। पाणिनि ने कारक को वाक्य का प्राण तत्व स्वीकार किया है, साथ ही समास के महत्व को सम्मिलित करते हुए उसे वाक्य और अर्थ का मूल आधार माना है। अब इसका एक और अन्य पक्ष पढ़ते हैं, कारक। कारक का लक्षण देते हुए संस्कृत में कहा गया है, क्रिया वा कारकत्वम, अर्थात क्रिया के साथ अन्वय की योग्यता कारक तत्व है, और जिसमें कारक तत्व हो वही कारक है। कर्ता, क्रम, करण आदि को कारक इसलिए कहा गया है क्योंकि नामपद के क्रियापद के साथ अन्वय के ये भेद हैं। कारक उसे कहते हैं जो क्रिया की निष्पत्ति में सहायक हो। क्रिया के साथ साक्षात संबंध होने वाले को कारक कहा जाता है। कारक के 6 भेद होते हैं, तो क्रिया के साथ संबंध के आधार पर कारकों के 6 भेद माने गए हैं, अर्थात नाम और क्रिया में 6 प्रकार का संबंध हो सकता है। ये सभी संबंध एक जैसे नहीं होते, कोई क्रिया से अधिक दूर होता है तो कोई क्रिया के अधिक निकट होता है। तो अब हम पढ़ते हैं पद विचार। पद विचार में प्राचीन भाषा चिंतकों ने यह संकेत दिया था कि शब्दम ब्रह्मम, अर्थात शब्द अथवा पद को मानसिक सत्ता मानते हुए भी शब्द की अखंडता पर जोर दिया जाता है, किंतु बाद में भाषा विश्लेषण के रूप में शब्दों में ही नहीं बल्कि ध्वनियों के भी विश्लेषण की बात कही गई है। ध्वनि विवेचन। भारतीय भाषा चिंतन परंपरा में ध्वनि का अत्यंत विशद और सूक्ष्म विवेचन हुआ है। प्राचीन समय में ध्वनि विज्ञान के लिए शिक्षा का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद भाष्य की भूमिका में शिक्षा की परिभाषा देते हुए सायण कहते हैं कि स्वर और व्यंजन के उच्चारण प्रकार का जिसमें निरूपण हो वह शिक्षा है। शिक्षा में ध्वनियों की शुद्धता पर बल देते हुए ध्वनियों के प्रत्यंकरण और स्थान के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। पाणिनि शिक्षा में शुद्ध व्याकरण की महत्ता को बताते हुए कहा गया है कि सर्वग वर्ण प्रयोगेण ब्रह्म लोके महीयते, अर्थात ये शुद्ध व्याकरण में ध्वनि का बहुत ही अधिक महत्व है। वेद मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा ग्रंथों की रचना की गई है। उच्चारण वाचन शुद्धता। उच्चारण की शुद्धता पर प्राचीन मनुष्यों ने बहुत अधिक ध्यान दिया है। चूँकि वैदिक मंत्र उच्चारित अर्थात मौखिक ही होते थे, अतः उनके उच्चारण की महत्ता पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। पाणिनीय शिक्षा में शुद्ध उच्चारण की महत्ता पर पर्याप्त ध्यान देते हुए कहा गया है कि सर्वग वर्ण प्रयोगे ब्रह्म लोके महीयते। शिक्षा में ध्वनियों के उच्चारण की उन श्रुतियों की भी चर्चा मिलती है जिनसे प्रयोक्ता को बचना चाहिए। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा भारत में भाषा चिंतन की परंपरा, या फिर हम कह सकते हैं कि भारत में भाषा विषयक चिंतन के महत्वपूर्ण पक्ष, इनको हमने इस क्वेश्चन में कवर कर लिया है। तो आशा है ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लोगे, क्योंकि परीक्षा में ये कई बार पूछा जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।